नमस्कार सभी को, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण प्रस्तुति में, जिसका शीर्षक है संगठनात्मक सफलता के लिए कार्बन बाजारों पर व्यापक रणनीतियां और अंतर्दृष्टियां। आज हम कार्बन ट्रेडिंग और जलवायु नीतियों को समझने, उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने और नवाचार के माध्यम से सुधारने के पहलुओं पर चर्चा करेंगे। यह प्रस्तुति डॉ. जवाद सेबाली द्वारा विकसित की गई है। इस प्रशिक्षण में आपका स्वागत है, जिसे डॉ. जवाद सेबाली ने विशेष रूप से तैयार किया है। हमारा मुख्य ध्यान कार्बन बाजारों के रणनीतिक कार्यान्वयन पर है, जो संगठनात्मक सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस कोर्स में आप कार्बन बाजारों की मूल बातें समझेंगे, साथ ही उनकी संरचनाएं, नियम और ट्रेडिंग रणनीतियों का भी गहराई से अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम उन अनुपालन इस स्लाइड में हमारे अधिगम उद्देश्य और परिणामों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सबसे पहले हम कार्बन बाजार के मूल सिद्धांतों को समझने पर जोर देंगे। इसका मतलब है कि आपको ग्लोबल स्तर पर अनुपालन और स्वैच्छिक बाजारों की बारीकियों से परिचित होना होगा, जिसमें कीमत निर्धारण और नियमावली शामिल हैं। हम खास तौर पर EU ETS और मध्य पूर्व के उभरते बाजारों की गहराई से दूसरे हम ट्रेडिंग रणनीतियों के विकास पर काम करेंगे। इसका लक्ष्य है कार्बन क्रेडिट का प्रभावी मूल्यांकन करना सीखना, ताकि आप सही फैसला ले सके। साथ ही पोर्टफोलियो प्रबंधन और ट्रेड संरेखण के लिए व्यावहारिक रणनीतियां तैयार करेंगे, जो आपके व्यापार को अधिक संगठित और सफल बनाएंगी। साथ ही हम ट्रेडिंग प्रथाओं में निरंतर संगठनात्मक लक्ष्य निर्धारित करने की कार्बन बाजारों को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसका मतलब जानना जरूरी है। ये बाजार उन अनुमतियों या ऑफसेट्स का व्यापार करते हैं जो 1 मीट्रिक टन CO2 या उसके समकक्ष उत्सर्जित करने के अधिकार को दर्शाते हैं। दूसरे शब्दों में, ये एक तरह से प्रदूषण को नियंत्रित करने का तरीका है। अब कार्बन बाजार 2 प्रकार के होते हैं। एक अनुपालन बाजार, जहां उत्सर्जन सौंपना। यहाँ हम वैश्विक कार्बन बाजार की प्रमुख संरचनाओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले 1997 में क्योतो प्रोटोकॉल को देखें, जिसने पहला बाध्यकारी कार्बन ट्रेडिंग फ्रेमवर्क स्थापित किया। इस कदम ने कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया अध्याय शुरू किया। फिर 2005 में यूरोपियन यूनियन ने EU ETS लॉन्च किया, जो तब से सबसे बड़ा क्षेत्रीय कार्बन बाजार बन गया है। यह मुख्य रूप से पावर और उद्योग क्षेत्रों को कवर करता है, जो इन्हें उत्सर्जन कम करने के लिए प्रेरित करता है। 2015 में पेरिस समझौते ने आर्टिकल 6 को पेश किया, जिसने कार्बन क्रेडिट्स के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संभव बनाया। इसने देशों को अपने उत्सर्जन को संतुलित करने के लिए नए अवसर प्रदान किए। इसके बाद 2021 में चीन ने अपना ETS लॉन्च किया, जिसे आज विश्व का सबसे बड़ा कार्बन बाजार माना जाता है। ये मुख्य तौर पर पावर सेक्टर पर केंद्रित है और इसने वैश्विक स्तर पर भारी प्रभाव डाला है। अंततः हम 2024 में अपेक्षित बाजार विस्तार की बात करें, जहां सऊदी अरब और UAE अपने क्षेत्रीय कार्बन बाजार तैयार कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि कार्बन ट्रेडिंग की भूमिका और भी व्यापक होती जा रही है। इन सभी घटनाओं ने मिलकर एक मजबूत वैश्विक कार्बन बाजार का ढांचा तैयार किया है। अनुपालन कार्बन बाजार के 2 मुख्य विनियामक ढांचे हैं, जिन पर हम ध्यान देंगे। पहला है कैप एंड ट्रेड सिस्टम। यह सिस्टम उत्सर्जन की एक निश्चित सीमा या कैप निर्धारित करता है और कंपनियां इस सीमा के भीतर अपनी अलाउंसेज यानी उत्सर्जन की अनुमतियों का व्यापार कर सकती हैं। इसका उद्देश्य उत्सर्जन को सबसे किफायती तरीके से कम करना है, उदाहरण के तौर पर यूरोपीय यूनियन का। दूसरी ओर है कार्बन टैक्स सिस्टम, जिसमें उत्सर्जन के प्रत्येक टन पर एक निश्चित कीमत लगाई जाती है। यह व्यवस्था कंपनियों को उत्सर्जन को सीमित करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन उत्सर्जन की कुल मात्रा पर नियंत्रित नहीं होती। कनाडा इसका एक अच्छा उदाहरण है, जहां 2019 में टैक्स की शुरुआत $20 प्रति टन से हुई थी और यह 2030 तक $170 प्रति। तो संक्षेप में, कैप एंड ट्रेड सिस्टम उत्सर्जन की कुल मात्रा पर नियंत्रण रखता है और अधिक लचीला है, जबकि कार्बन टैक्स एक निश्चित कीमत निर्धारित कर स्थिरता प्रदान करता है। दोनों तरीकों में अपने अपने फायदे और चुनौतियां हैं, और ये चुनना कि कौन सा मॉडल अपनाना है देश और क्षेत्र की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यहाँ हम प्रमुख अनुपालन बाजारों का तुलनात्मक विश्लेषण कर रहे हैं, खासकर EU ETS, UK ETS और चीन के ETS पर। सबसे पहले बात करते हैं EU ETS और UK ETS की,
जहां हम देखते हैं कि बाजार मूल्य काफ़ी ऊंचे हैं। यह उच्च मूल्य मुख्य रूप से उनके सख्त नियामक ढांचे की वजह से हैं, जैसे कि कड़े कैप सेट करना और मुक्त आवंटन को सीमित रखना। इसके विपरीत चीन का ईटीएस अभी विकास के प्रारंभिक चरण में है। यहाँ बाजार मूल्य अपेक्षाकृत कम है। इसका कारण है उदार आवंटन नीतियाँ, जो सिस्टम को स्थापित करने और उद्योगों को इसमें समायोजित होने का समय देने के लिए अपनाई गई हैं। ये अंतर दर्शाते हैं कि किस तरह विभिन्न बाजार अपने स्थानीय संदर्भ और नीतिगत प्राथमिकताओं के अनुसार काम कर रहे हैं। 2023 में स्वैच्छिक कार्बन बाजार का आकार करीब $2 बिलियन तक पहुंच गया और इस दौरान लगभग 150 मिलियन टन CO2 समतुल्य का व्यापार हुआ। ये दर्शाता है कि यह बाजार तेजी से बढ़ रहा है और इसमें निवेश की गहरी रुचि है। कंपनियों की स्थिरता की प्रतिबद्धताएं और हितधारकों की बढ़ती अपेक्षाएं बाजार में भागीदारी के मुख्य प्रेरक कारक हैं। इस कारण कार्बन क्रेडिट गुणवत्ता आकलन में सबसे पहला महत्वपूर्ण पहलू है अतिरिक्तता को समझना। इसका मतलब है कि हमें यह प्रमाणित करना होता है कि उत्सर्जन में कमी वास्तव में तभी हुई है जब अन्यथा वह संभव नहीं होती। यह सुनिश्चित करता है कि क्रेडिट का मूल्य वास्तविक और प्रभावी हो। दूसरा बहुत जरूरी है स्थिरता सुनिश्चित करना। यहाँ हम संभावित उलटफेरों के खतरे से बचाव के लिए बफर रखते हैं ताकि उत्सर्जन बचत स्थायी और टिकाऊ बने। तीसरा है सत्यापन प्रक्रिया, जिसमें स्वतंत्र ऑडिटर्स दावों की जांच करते हैं। यह पारदर्शिता और प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए जरूरी है ताकि सभी पक्षों को भरोसा हो सके। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है सहलाभों का मूल्यांकन। केवल उत्सर्जन की कमी ही नहीं, बल्कि पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का भी आकलन किया जाता है, जिससे कार्बन क्रेडिट का समग्र मूल्य और भी बढ़ जाता है। अंत में कठोर मानदंडों की भूमिका बहुत बड़ी होती है। जब हम सख्त और स्पष्ट मूल्यांकन मानदंड अपनाते हैं तो यह खरीदारों के विश्वास को मजबूत करता है और प्रीमियम मूल्य निर्धारण के लिए उचित आधार प्रदान करता है। इन सभी पहलुओं को मिलाकर ही कार्बन क्रेडिट गुणवत्ता की विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है। यहाँ हम कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र के दो प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करेंगे, आपूर्तिपक्ष कारक और मांग पक्ष चालक। पहले आपूर्तिपक्ष कारकों की बात करें तो नियामक कैप, मुक्त भत्ता नीतियाँ, ऑफसेट पात्रता और बाजार स्थिरता उपकरण इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तत्व कार्बन की आपूर्ति को नियंत्रित करते हैं, जिससे मूल्य निर्धारण की स्थिरता और प्रभावशीलता सुनिश्चित। संगठनात्मक कार्बन रणनीति बनाने में सबसे पहले हमें एक मजबूत उत्सर्जन आधार रेखा तैयार करनी होती है, जिसमें स्कोप 1, 2 और 3 सभी प्रकार के उत्सर्जन शामिल हों। इससे हमें अपने वर्तमान कार्बन प्रभाव की पूरी तस्वीर समझने में मदद मिलती है। इसके बाद हमें एक कमी रोडमैप बनाना होता है, जो न केवल लागत कुशल हो, बल्कि विज्ञानाधारित लक्ष्यों को प्राथमिकता दे। यहाँ उत्सर्जन सूची के 3 मुख्य स्कोप के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्कोप 1 सीधे उत्सर्जन को कवर करता है, जो कि किसी संगठन की स्वामित्व वाली गतिविधियों से उत्पन्न होता है। इसे ट्रैक करने के लिए उपभोग डेटा और उत्सर्जन कारकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ईंधन दहन और फुगिटिव उत्सर्जन जैसे स्रोत शामिल होते हैं, जो हमारी सीधे नियंत्रण में होते हैं। दूसरा स्कोप 2 अप्रत्यक्ष उत्सर्जन से जुड़ा है, जो कि खरीदी गई ऊर्जा जैसे बिजली या गर्मी के उपयोग से उत्पन्न होता है। इसे स्थानाधारित या बाजाराधारित दृष्टिकोण से मापा जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि नवीनीकृत ऊर्जा खरीद को सही ढंग से ध्यान में रखा गया है। तीसरा स्कोप 3 पूरी मूल्य श्रृंखला में होने वाले अप्रत्यक्ष उत्सर्जन को दर्शाता है। इसका मापन अधिक चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि यह सप्लायर द्वारा प्रदान किए गए डेटा, उद्योग औसत और खर्चा आधारित अनुमान पर निर्भर करता है। इस स्कोप में हमारी गतिविधियों से जुड़ी व्यापक आपूर्ति श्रृंखला के उत्सर्जन शामिल होते हैं। इन तीनों स्कोप को समझना और मापना महत्वपूर्ण है, ताकि हम अपने कुल पर्यावरणीय प्रभाव को सही ढंग से आंक सकें और सुधार के लिए प्रभावी कदम उठा सकें। यहाँ हम कार्बन लेखांकन और रिपोर्टिंग के प्रमुख मानकों पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले GHG प्रोटोकॉल कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड कार्बन लेखांकन के लिए कॉर्पोरेट इन्वेंट्री सीमाएं और कार्यप्रणालियां स्थापित करता है, जिससे कंपनियां अपने उत्सर्जन को व्यवस्थित और स्पष्ट रूप से माप सकती हैं। फिर
ISO 14064 श्रृंखला उन मानकों को प्रदान करती है जो कार्बन उत्सर्जन के आंतरिक कार्बन मूल्य निर्धारण की बात करते हैं तो दो प्रमुख दृष्टिकोण होते हैं। पहला है शैरो प्राइसिंग, जो एक काल्पनिक लागत होती है। इसका मतलब है कि यह लागत नकदी प्रवाह पर सीधे असर नहीं डालती, लेकिन यह निर्णय लेने में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करती है। दूसरा तरीका है आंतरिक शुल्क लगाना, जिसमें व्यवसाय की विभिन्न इकाइयों से एक निश्चित शुल्क लिया जाता है। सामान्य तौर पर आंतरिक कार्बन मूल्य निर्धारण की योजना $25 से $100 प्रति टन के बीच होती है। साथ ही इन कीमतों को समय के साथ बढ़ाया जाता है ताकि नियमों में आने वाले बदलावों और पर्यावरणीय लक्ष्यों के अनुरूप व्यवस्था बनाए रखी जा सके। यह सुनिश्चित करता है कि भविष्य में भी कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए मजबूत प्रोत्साहन उपलब्ध रहे। यूनिलीवर ने 2039 तक शून्य शुद्ध उत्सर्जन हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसके लिए कंपनी मुख्य रूप से अपनी सप्लाई चेन और संचालन में उत्सर्जन को कम करने पर काम कर रही है। हालांकि स्कोप 3 उत्सर्जन, जो उनके कुल उत्सर्जन का 85% हिस्सा है, सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसमें कच्चे माल की आपूर्ति, पैकेजिंग और उपभोक्ताओं के उत्पाद उपयोग से हों। 2020 तक यूनिलीवर ने कार्बन तटस्थ विनिर्माण की उपलब्धि हासिल की, जो ऊर्जा दक्षता सुधार और नवीकरणीय बिजली स्रोतों में बदलाव के कारण संभव हुआ। इसके अलावा कंपनी अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ मिलकर नवोन्मेषी उत्पाद विकसित कर रही है, जो उनके जीवन चक्र में उत्सर्जन को कम करने में मदद करते हैं। शेष उत्सर्जन को पूरा करने के लिए यूनिलीवर उच्च गुणवत्ता वाले स्वैच्छिक क्रेडिट्स का उपयोग करता है, जिनकी कीमत प्रति टन 20 से $30 के बीच होती है। इसके साथ ही ये ऑफसेट प्राकृतिक समाधानों और सामुदायिक लाभों पर भी फोकस करते हैं, जिससे न केवल पर्यावरण बल्कि स्थानीय समुदायों को भी फायदा होता है। यह रणनीति यूनिलीवर की स्थिरता के प्रति प्रतिबद्ध। शेल को EU उत्सर्जन व्यापार प्रणाली के तहत हर साल लगभग 25 मिलियन टन CO2 के लिए अनुमति पत्र प्रदान किए जाते हैं, जो इसके यूरोप में ऑपरेशंस के लिए आवश्यक हैं। इन्हें सही तरीके से प्रबंधित करना बेहद जरूरी है। शेल का ट्रेडिंग डेस्क विभिन्न बाजारों में इन अनुमति पत्रों और ऑफसेट्स का रणनीतिक रूप से प्रबंधन करता है, जिससे न केवल अनुपालन सुनिश्चित होता है बल्कि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग में कई बाजार प्रतिभागी शामिल होते हैं, जिनमें विनियमित संगठन, वित्तीय मध्यस्थ, ब्रोकर्स और परियोजना विकासकर्ता शामिल हैं। ये सभी मिलकर इस बाजार को संचालित और सुगम बनाते हैं। ट्रेडिंग के लिए प्रमुख स्थान ICE फ्यूचर्स यूरोप और CME समूह जैसे एक्सचेंज हैं, जहां मानकीकृत अनुबंध और क्लीयरिंग की सुविधा मिलती है। इसके अलावा ओवर द काउंटर बाजार भी मौजूद हैं, जहां शर्तें बातचीत के तहत तय होती हैं, लेकिन इससे काउंटर पार्टी जोखिम बढ़ जाता है। लेनदेन के दौरान मूल्य, मात्रा और विंटेज जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर सहमति बनती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्रेडिट का स्वामित्व और सेवानिवृत्ति पारदर्शी और ट्रैक योग्य हो। रजिस्ट्रेशन सिस्टम की अहम भूमिका होती है। निपटान प्रक्रिया में भुगतान और क्रेडिट हस्तांतरण को सिंक्रनाइज किया जाता है, जिससे जोखिम कम होते हैं और चीनीक्षर की विश्वसनीयता बढ़ती है। यह पूरी प्रक्रिया कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग को सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है। कार्बन ट्रेडिंग में पहला प्रमुख जोखिम है मूल्य जोखिम। इसे हम फ्यूचर्स, विकल्प और कॉलर्स जैसे वित्तीय उपकरणों के जरिए प्रबंधित करते हैं, ताकि लेनदेन लागत को स्थिर किया जा सके और अप्रत्याशित मूल्य परिवर्तन से बचा जा सके। वॉल्यूम रिस्क भी एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इन 4 से ज़्यादा उतार-चढ़ाव व्यापार को प्रभावित कर सकता है। इसे कम करने के लिए हम अतिरिक्त अलाउंसेस खरीदते हैं या मौसम से जुड़े व्युत्पन्न का उपयोग करके हेजिंग करते हैं, जो अप्रत्याशित बदलावों को नियंत्रित करने में मदद करता है। नियामक जोखिम के मामले में नियम अक्सर बदलते रहते हैं, इसलिए हम सक्रिय रूप से परिदृश्य विश्लेषण और तनाव परीक्षण करते हैं, ताकि नए नियमों के अनुसार जल्दी अनुकूलन किया जा सके और व्यापार में बाधा न आए। अंत में क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिए हम परियोजनाओं पर गहन जांच करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि सभी मान्य मानकों का पालन हो रहा है। इससे हम विश्वसनीयता बनाए रखते हैं और संभावित वित्तीय नुकसान से बचते हैं। इस तरह कार्बन ट्रेडिंग में जोखिमों को सूझबूझ से प्रबंधित किया जाता है।
कार्बन खरीद रणनीति विकसित करने के लिए हम 5 महत्वपूर्ण चरणों पर ध्यान देंगे। पहले चरण में हमें अपने आवश्यक उत्सर्जन और भत्तों का सही पूर्वानुमान लगाना होगा। ये जरूरी है कि हम अनुपालन और स्वैच्छिक ऑफसेट्स को अलग अलग पहचानें ताकि उनकी सही योजना बनाई जा सके। दूसरे चरण में हम बाजार के मूल्य पूर्वानुमानों का विश्लेषण करेंगे। इसके लिए हम विभिन्न यहाँ हम कार्बन ऑफसेट परियोजनाओं के प्रकार और उनके अर्थशास्त्र पर ध्यान देंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ऑफसेट की श्रेणियां कीमत और मात्रा दोनों के आधार पर भिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए वन आधारित परियोजनाएं प्राकृतिक लाभों की वजह से प्रीमियम कीमत मांगती हैं, क्योंकि ये न केवल कार्बन हटाती हैं बल्कि पारिस्थितिक तंत्र को भी समर्थन देती हैं। इसके विपरीत प्राकृतिक आधारित कार्बन परियोजनाओं के मूल्यांकन में सबसे महत्वपूर्ण पहलू अतिरिक्तता है, यानी यह साबित करना कि अगर यह परियोजना न होती तो वनों की कटाई या उनके क्षरण से बचाव नहीं होता। दूसरा मुख्य पहलू स्थिरता है, जिसे हम बफर पूल्स और दीर्घकालीन निगरानी के माध्यम से सुनिश्चित करते हैं ताकि परियोजना के प्रभाव स्थायी बने रहें। इसके साथ ही समुदाय की यहाँ हम कार्बन निष्कासन की 2 प्रमुख तकनीकों पर बात करेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट एयर कैप्चर की बात करते हैं। ये तकनीक रासायनिक प्रक्रियाओं की मदद से सीधे वातावरण से CO2 को पकड़ती है। हालांकि अभी इसकी लागत प्रति टन $600 से ऊपर है, लेकिन समय के साथ यह कम हो रही है। पकड़ा गया CO2 या तो सुरक्षित रूप से भूमिगत संग्रहित किया जाता है या फिर दूसरी तकनीक है बायोचार उत्पादन। इसमें बायोमास को कार्बन समृद्ध स्थिर सामग्री में बदला जाता है, जिसे मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर होती है और कार्बन सदियों तक संचित रहता है। इसके लिए लागत लगभग $50 से $200 प्रति टन के बीच होती है, जो इसे एक किफ़ायती विकल्प बनाती है। ये दोनों तकनीकें हमें कार्बन उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण को इस स्लाइड में हम नियामक अनुपालन के 3 महत्वपूर्ण चरणों पर चर्चा करेंगे। पहला चरण है उत्सर्जन निगरानी। इसके तहत हमें मुख्य स्रोतों के लिए निरंतर उत्सर्जन निगरानी प्रणाली या गणना आधारित विधियों का उपयोग करना अनिवार्य है। साथ ही गुणवत्ता आश्वासन और नियंत्रण के मजबूत उपाय लागू करना जरूरी है ताकि डेटा विश्वसनीय बने। इन निगरानी योजनाओं को नियामक प्राधिकरणों से दूसरा चरण है उत्सर्जन रिपोर्टिंग। सभी सुविधाओं को निर्धारित नियामक समय सीमा के भीतर वार्षिक उत्सर्जन डेटा प्रस्तुत करना होता है। रिपोर्ट्स में डेटा की अनिश्चितता का आकलन भी शामिल करना आवश्यक है, जिससे उत्सर्जन का सही अनुमान लगाया जा सके। अनुपालन न करने या गलत रिपोर्टिंग करने पर कड़े दंड भी लगाए जा सकते हैं, इसलिए समय पर और सटीक रिपोर्टिंग बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा और अंतिम चरण है तीसरे पक्ष का सत्यापन। यहाँ पर स्वतंत्र मान्यता प्राप्त सत्यापनकर्ता आते हैं, जो निगरानी के दौरान उपयोग की गई पद्धतियों की सटीकता का मूल्यांकन करते हैं। वे साइट की वास्तविक स्थितियों और दस्तावेजों की व्यापक जांच करते हैं। ये सत्यापन प्रक्रिया न केवल नियामक अनुपालन सुनिश्चित करती है, बल्कि बाजार की अखंडता और पारदर्शिता को भी मजबूत बनाती है। कार्बन बाजार के प्रमुख रुझान आज तेजी से बदल रहे हैं और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले विनियम का विस्तार देखा जा रहा है। उदाहरण के तौर पर इंडोनेशिया ने 2023 में अपना नया ETS सिस्टम लॉन्च किया है, जबकि ब्राजील भी इस दिशा में काम कर रहा है। इसके साथ ही अब कार्बन बाजार का दायरा भवनों, परिवहन और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे नए सेक्टर्स। दूसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है बाजार लिंकिंग, यानी अलग अलग कार्बन बाजारों को जोड़ना। जैसे EU स्विट्जरलैंड और कैलिफोर्निया क्यूबेक के बीच लिंकिंग हुई है, जो बाजार में तरलता बढ़ाती है और अनुपालन लागत को कम करती है। इसकी अगली बड़ी संभावना EU और UK के बीच ट्रांसअटलांटिक लिंकिंग हो सकती है। स्वैच्छिक बाजारों में भी सुधार हो रहा है। इंटीग्रिटी काउंसिल के कोर कार्बन प्रिंसिपल्स ने उच्च गुणवत्ता वाले क्रेडिट मानकों को लागू किया है, खासकर वुडलैंड परियोजनाओं में जांच पड़ताल और कार्यप्रणाली को और सख्त बनाया गया है, जिससे पर्यावरणीय विश्वसनीयता बढ़ती है। कार्बन सीमा समंजन यानी सीबाम भी एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें EU ने 2023 से आयात शुल्क लगाना शुरू किया है। इस कदम से वैश्विक कीमतों का संरेखण होगा और उत्पादकों को बेहतर मूल्य निर्धारण के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। आखिर में तकनीकी नवाचार भी इस क्षेत्र में क्रांति ला रहे हैं। उपग्रह और AI आधारित डिजिटल MRV से निगरानी और प्रमाणीकरण की लागत कम हो रही है और पारदर्शिता बढ़ रही है। इसके अलावा ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म रिकॉर्ड कीपिंग और निपटान में भी उपयोगी साबित हो रहे हैं।
ये सभी रुझान यह दर्शाते हैं कि कार्बन बाजार न केवल बढ़ रहा है बल्कि और भी अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनने की दिशा में अग्रसर है। अरब ने 2030 तक वार्षिक 278 मिलियन टन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए एक स्वैच्छिक कार्बन बाजार ढांचे का निर्माण शुरू किया है, जिसका अंतर्ध्येय 2060 तक शून्य उत्सर्जन हासिल करना है। इस रणनीति में नवीनीकरणीय ऊर्जा और बड़े पैमाने पर पुनर्बनाना परियोजनाओं को शामिल किया गया है, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका। यूएई ने भी कार्बन प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें कार्बन गठबंधनों और दुबई कार्बन रजिस्ट्री की स्थापना शामिल है, ताकि स्वैच्छिक कार्बन ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही कार्बन कैप्चर और संग्रहण तकनीकों में भारी निवेश इस दिशा में यूएई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसे COP28 की मेजबानी भी समर्थन देती है। मध्य पूर्वी कार्बन बाजारों को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जल संकट प्राकृतिक आधारित समाधानों को लागू करने में बड़ी बाधा बन रहा है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन निर्भरता को कम करना और उत्सर्जन मापन तथा रजिस्ट्री प्रबंधन में तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाना भी आवश्यक है। अंत में यह जरूरी है कि ये कार्बन बाजार प्रयास अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित हों। ऐसा संरेखण न केवल वैश्विक विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है, बल्कि इसे वैश्विक क्रेडिट की मान्यता प्राप्त करने और खरीदारों के विश्वास को मजबूत करने के लिए भी आवश्यक माना जाता है। यही कारण है कि मध्य पूर्वी देशों के लिए इस क्षेत्र में समन्वय और मानकीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 अंतर्राष्ट्रीय कार्बन ट्रेडिंग के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो देशों को सीमा पार सहयोग करने की अनुमति देता है, ताकि जलवायु लक्ष्यों को अधिक कुशलता से पूरा किया जा सके। इसमें दो मुख्य तंत्र शामिल हैं। पहला है अनुच्छेद 6(2), जो अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरित शमन परिणामों या ITMOs के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार को वैध बनाता है। इसके तहत दोहरी गणना से बचने के लिए सख्त लेखा प्रक्रियाओं और समायोजन लागू किए जाते हैं। ये तंत्र काफ़ी लचीला है और इसे कुछ विकासशील देशों और स्विट्जरलैंड जैसी साझेदारियों में पायलट स्तर पर परखा जा चुका है। दूसरा है अनुच्छेद 6(4), जो एक केंद्रीकृत तंत्र है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियंत्रित होता है। ये क्योटो प्रोटोकॉल के क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की तरह कार्य करता है। विकासशील देशों में कार्बन कटौती को प्रमाणित करता है और इसके आधार पर क्रेडिट जारी करता है, जिनका उपयोग राष्ट्रीय और स्वयंसेवी कार्बन ऑफसेटिंग के लिए किया जाएगा। इस तंत्र में अनुकूलन और शमन प्रयासों इन दोनों तंत्रों के जरिए जलवायु परियोजनाओं के लिए फंडिंग में इजाफा होने की संभावना है, जबकि कड़े सुरक्षा उपाय पर्यावरणीय अखंडता को सुनिश्चित करेंगे। इससे वित्त पोषण का प्रभावी उपयोग बढ़ेगा और वैश्विक स्तर पर शमन और अनुकूलन दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिलेगी। वहीं यह सहयोगी तरीका देशों को अपने जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने में भी अधिक सशक्त बनाएगा। यहाँ हम कॉरपोरेट नेट जीरो प्रतिबद्धताओं और कार्बन बाजारों की महत्वपूर्ण बातें समझेंगे। सबसे पहले 4000 से अधिक कंपनियों ने 2050 या उससे पहले नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने की स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त की है, जिसे साइंस बेस्ड टारगेट्स पहल के माध्यम से सत्यापित किया गया है। नेट जीरो लक्ष्य के तहत लगभग 90% उत्सर्जन में कटौती आवश्यक होती है, जिसमें स्कोप 1, 2 और विशेष रूप से जटिल स्कोप 3 उत्सर्जन शामिल हैं, जो कंपनियों के कार्बन पदचिह्न का करीब 68% बनाता है। कार्बन बाजार इस पूरी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे न केवल उत्सर्जन को शून्य करने में मदद करते हैं, बल्कि कंपनियों को उनके मूल्य श्रृंखलाओं से परे जाकर जलवायु कार्यों के लिए वित्तीय समर्थन भी प्रदान करते हैं। हालांकि ऑफसेट्स का इस्तेमाल आमतौर पर केवल लगभग 10% बचे हुए उत्सर्जन को कवर करने के लिए किया जाता है, इसलिए उच्च गुणवत्ता और स्थायित्व वाले कार्बन क्रेडिट का होना बेहद जरूरी है। अंत में, यदि कोई कंपनी पर्याप्त उत्सर्जन कटौती किए बिना केवल ऑफसेट्स पर अत्यधिक निर्भर रहती है, तो उनके नेट जीरो दावों की वैधता पर सवाल उठ सकते हैं, जिससे आलोचना का सामना करना पड़ता है। इसलिए संतुलित और पारदर्शी दृष्टिकोण बेहद महत्वपूर्ण है। कार्बन मार्केट की अवसंरचना और प्रौद्योगिकी की बात करें तो सबसे पहले रजिस्ट्रीज की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। ये रजिस्ट्रीज अनोखे सीरियल कोड बनाए रखती हैं,
जिससे बाजार की दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। ये सिस्टम क्रेडिट्स के स्वामित्व, स्थानांतरण और सेवानिवृत्ति को ट्रैक करते हैं, जिससे धोखाधड़ी की संभावना बहुत कम हो जाती है। उदाहरण के तौर पर ईयू ट्रांस। अब सुरक्षा उपायों की बात करें तो दो फैक्टर प्रमाणीकरण को लागू करने से खातों की सुरक्षा काफ़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा लेनदेन की सीमाएं निर्धारित करना और नियमित ऑडिट करना बाजार की अखंडता के लिए जरूरी है। लेनदेन के इतिहास को ट्रैक करने से किसी भी तरह की धोखाधड़ी गतिविधि को जल्दी पहचाना और रोका जा सकता है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी भी इस क्षेत्र में उत्साहजनक संभावनाएं लेकर आई है। यह लेनदेन की पारदर्शिता को बेहतर करता है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से स्वचालित निपटान संभव बनाता है, लेकिन इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि उच्च ऊर्जा खपत और नियामक अनिश्चितताएं, जिन्हें समय रहते समाधान करना जरूरी है। अंत में डिजिटल एमआरवी यानी मापन, रिपोर्टिंग और सत्यापन के क्षेत्र में नवीनतम नवाचार बहुत प्रभावशाली हैं। सैटेलाइट इमेजरी, ईवीटी सेंसर और एआई जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके उत्सर्जन की सटीक निगरानी संभव हो पाती है। इससे न केवल लागत कम होती है, बल्कि निगरानी की आवृत्ति भी बढ़ती है। हालांकि सटीकता बनाए रखने के लिए ग्राउंड ट्रुथ सत्यापन यानी वास्तविक यहाँ हम कार्बन अकाउंटिंग के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर और टूल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले उत्सर्जन प्रबंधन प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो ये प्लेटफॉर्म गतिविधि डेटा को इकट्ठा करना, उत्सर्जन की गणना करना और उन्हें ट्रैक करना स्वचालित करते हैं। कुछ प्रमुख उदाहरण हैं पर्सिफोनी, वॉटरशेड, स्फीयर और एनेबलन। इन टूल्स को ईआरपी सिस्टम्स के साथ जोड़कर संचालन को और भी दूसरा आपूर्ति श्रृंखला उत्सर्जन टूल्स हैं, जो विशेष रूप से आपूर्तिकर्ताओं से स्कोप 3 डेटा एकत्र करते हैं। इस प्रक्रिया में सीडीपी, सप्लाई चेन मैन्युफैक्चर 2030 और ग्रीनली जैसे समाधान उपयोगी साबित होते हैं। ये टूल आपूर्तिकर्ताओं की सहभागिता बढ़ाने और डेटा की तुलनीयता जैसी चुनौतियों को कम करने में मदद करते हैं। तृतीय बाजार विश्लेषण सेवाएं हैं, जो कार्बन की कीमतों का पूर्वानुमान देती हैं और बाजार से जुड़ी बुद्धिमत्ता तथा परिदृश्य विश्लेषण प्रदान करती हैं। उदाहरण के तौर पर रिफिनिटिव कार्बन, S&P प्लस कार्बन और ब्लूमबर्ग NEF हैं, जो खरीद और हेजिंग से जुड़े निर्णयों को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अंत में सही टूल चुनना बहुत जरूरी है। यह चयन आपकी संस्था के आकार, जटिलता और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। ओपन सोर्स टूल्स एक लचीला और किफ़ायती विकल्प प्रदान करते हैं, जबकि विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध हैं। इसलिए अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन टूल्स का सही मिश्रण चुनना सफलता की कुंजी है। कार्बन रणनीतियों में हितधारकों की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले निवेशक जलवायु जोखिमों पर विस्तृत और पारदर्शी रिपोर्टिंग की मांग करते हैं। वे कंपनियों से नेट जीरो प्रतिबद्धताएं चाहते हैं ताकि दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित हो सके। इस जुड़ाव के लिए कॉल रिपोर्ट और सीडीपी जैसे प्लेटफॉर्म मुख्य माध्यम होते हैं, जो संवाद को प्रभावी बनाते हैं। ग्राहकों की प्राथमिकताएं भी अब बदल रही हैं। वे कम कार्बन उत्पादों की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं और खरीद निर्णय करते समय प्रदाता के उत्सर्जन की जानकारी को ध्यान में रखते हैं। कंपनियां सक्रिय रूप से विपणन और स्थिरता प्रकटीकरण के माध्यम से ग्राहकों के साथ जुड़कर उनकी जरूरतों को पूरा करती हैं। कर्मचारियों की भागीदारी भी कार्बन रणनीति को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे हरित प्रथाओं को बढ़ावा देने वाली सक्रियताओं के माध्यम से योगदान देते हैं। प्रशिक्षण और आंतरिक संचार के जरिए जलवायु साक्षरता बढ़ती है, जिससे कर्मचारी कंपनी की कार्बन रणनीति के मजबूत समर्थक बनते हैं। ये पूरी प्रक्रिया हितधारकों को जोड़कर रणनीति को अधिक ग्रीनवॉशिंग की प्रमुख विशेषताएं हैं कि अक्सर कंपनियां बिना वास्तविक उत्सर्जन कम किए कम गुणवत्ता वाले ऑफसेट्स का उपयोग करके खुद को कार्बन तटस्थ बताते हैं। वे इको फ्रेंडली जैसे अस्पष्ट और बिना ठोस डेटा वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो भ्रम फैलाते हैं। इसके अलावा विश्वसनीय अंतरिम लक्ष्य तय किए बिना ही नेट शून्य तक पहुंचने का दावा करना भी आम है, जो वास्तव इसके मुकाबले विश्वसनीय सततता के सिद्धांत ये कहते हैं कि उत्सर्जन कटौती को प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि केवल ऑफसेट्स पर निर्भर रहना चाहिए। इसके साथ ही सीधे और मापनीय दावों का उपयोग करना जरूरी है। साथ ही ये भी स्वीकार करना चाहिए कि कुछ सीमाएं हो सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रगति की खुली रिपोर्टिंग हो और दावों को तीसरे पक्ष के सत्यापन से
कार्बन बाजारों को लेकर कई तरह की विवाद और आलोचनाएं सामने आई हैं। सबसे पहले ऑफसेट गुणवत्ता को लेकर चिंता जताई जाती है, खासतौर पर टाली गई वनों की कटाई और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में अतिरिक्तता की जांच संदिग्ध मानी जाती है, जिससे इन ऑफसेट्स की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। इसी वजह से गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानकों को और कड़ा किया गया है। दूसरी बात, वन क्रेडिट्स की स्थिरता को लेकर भी गंभीर मुद्दे हैं। जंगल की आग और सूखे जैसी प्राकृतिक घटनाएं इन क्रेडिट्स को पलटाव के जोखिम में डाल देती हैं, जिससे उनकी शाश्वतता चुनौतीपूर्ण हो जाती है। कुछ आलोचक मानते हैं कि इन्हें स्थायी हटाने वाली क्रेडिट्स से अलग वर्गीकृत किया जाना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण चिंता है कार्बन बाजारों में न्याय के मुद्दे। यहाँ विशेष रूप से स्वदेशी अधिकारों का उल्लंघन और समुदायों को असमान लाभ पहुंचने की समस्याएं सामने आती हैं। इस संदर्भ में कार्बन औपनिवेशवाद की अवधारणा भी उभरी है, जो व्यापक सामाजिक न्याय की मांग करती है। अंत में उद्योग ने इन आलोचनाओं को गंभीरता से लिया है। बेहतर कार्यप्रणालियां अपनाई जा रही हैं, पारदर्शिता बढ़ रही है, समुदायों से जुड़ाव मजबूत हो रहा है और उच्च गुणवत्ता वाली हटाने वाली क्रेडिट्स पर फोकस बढ़ रहा है। इसके साथ ही ऑफसेट पर निर्भरता घटाने और सीधे उत्सर्जन कटौती पर ज़्यादा ध्यान देने की एक साफ प्रवृत्ति भी दिख रही है। यह सभी प्रयास कार्बन जब हम एक प्रभावी कार्बन गवर्नेंस संरचना की बात करते हैं, तो सबसे पहले बोर्ड निरीक्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है। बोर्ड या स्थिरता समितियों को नियमित रूप से इसकी रणनीति के संरेखण और संसाधनों के सही आवंटन के बारे में अपडेट मिलना चाहिए, ताकि वे सही दिशा में निर्णय ले सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कार्यकारी जवाबदेही। मुख्य स्थिरता अधिकारी जो बजट अधिकार रखते हैं और जिनका मुआवजा उनके प्रदर्शन से जुड़ा होता है, वे इन पहलों के प्रभावी नेतृत्व के लिए जिम्मेदार होते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि नेतृत्व स्तर पर स्थिरता प्रतिबद्धता मजबूत बनी रहे। तीसरा, परस्पर कार्यात्मक टीमें बनाना जरूरी है। संचालन, वित्त, खरीद, कानूनी और संचार विभागों के बीच सहयोग से ही कार्बन रणनीतियां प्रभावी रूप से निर्णय प्रक्रिया में समाहित हो पाती हैं, जो अंततः बेहतर परिणाम देता है। चौथी बात, तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत है। लेखा, बाजार और जलवायु विज्ञान में कुशल कर्मचारी संगठन की स्थिरता पहलों की सफलता के लिए आवश्यक हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर बाहरी सलाहकारों की विशेषज्ञता भी पूरक भूमिका निभाती है। अंत में नीतियां और प्रक्रियाएं बनाना अनिवार्य है। मापन, ऑफसेट खरीद, मूल्य निर्धारण और जोखिम आकलन की औपचारिक दस्तावेजीकरण से संरचना में स्थिरता और अनुपालन सुनिश्चित होता है, जो पूरे गवर्नेंस मॉडल की मजबूती का आधार है। इस तरह की संरचना के बिना कार्बन प्रबंधन प्रभावी नहीं हो सकता। कार्बन मार्केट में भागीदारी शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें उत्सर्जन आधार स्थापित करना होगा। इसका मतलब है कि हमें स्कोप 1, 2 और 3 के तहत हमारे कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की एक व्यापक इन्वेंट्री बनानी होगी। यह इन्वेंट्री थर्ड पार्टी सत्यापन के माध्यम से बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, ताकि भरोसा बने। इसके बाद हमें स्पष्ट और विज्ञानाधारित कमी लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। यह लक्ष्य न केवल पर्यावरणीय प्रतिबद्धता को दिखाते हैं, बल्कि प्रगति को ट्रैक करने के लिए विशिष्ट माइलस्टोन भी शामिल करने चाहिए, ताकि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं, यह पता चल सके। तीसरा कदम है नियामक आवश्यकताओं को समझना। हमें संबंधित कार्बन बाजारों में अपना पंजीकरण कराना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे पास मानक निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन प्रणालियां मौजूद हों, ताकि सभी नियमों का पालन हो सके। फिर हमें एक मजबूत खरीद रणनीति विकसित करनी है। इसमें हमारी भविष्य की ऑफसेट और क्रेडिट आवश्यकताओं का अनुमान लगाना शामिल है। साथ ही हमें गुणवत्ता मानदंड तय करने होंगे और स्पॉट तथा अग्रिम खरीद के लिए योजना बनानी होगी, ताकि हम सही समय में सही संसाधन उपलब्ध कर सके। अंत में आंतरिक क्षमता का विकास करना जरूरी है। इसका मतलब है कि हमें कर्मचारियों के प्रशिक्षण, शासन व्यवस्था और जागरूकता कार्यक्रमों में निवेश करना होगा। साथ ही प्रभावी और सुगम भागीदारी के लिए उन्नत उपकरण और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी आवश्यक है। यह पूरी प्रक्रिया कार्बन मार्केट में सफलतापूर्वक भाग लेने के लिए मजबूती प्रदान करती है।
कार्बन मूल्य निर्धारण के वित्तीय प्रभाव को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले प्रत्यक्ष अनुपालन लागत की बात करते हैं। जब कंपनियों को अनिवार्य अलाउंस खरीदने होते हैं तो उनके संचालन खर्च बढ़ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई कंपनी 500,000 टन कार्बन उत्सर्जित करती है और उसे प्रति टन 85 यूरो का भुगतान करना पड़ता है तो उसका वार्षिक खर्च। दूसरे, पूंजी निवेश की दिशा में बढ़ते कार्बन मूल्य ऊर्जा दक्षता और निम्न कार्बन परियोजनाओं को अधिक किफायती और व्यावहारिक बनाते हैं। इसलिए कंपनियां कार्बन कैप्चर और संग्रह जैसी तकनीकों या ईंधन परिवर्तन वाली तकनीकों में निवेश करना ज़्यादा पसंद करने लगती हैं। तीसरा, उत्पाद मूल्य निर्धारण पर भी इसका असर पड़ता है। अलग अलग उद्योगों में लागतों को ग्राहकों तक पहुंचाने की क्षमता अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए बिजली उद्योग अपनी लागत लगभग पूरी तरह से पास कर सकता है, जबकि विनिर्माण उद्योग में यह कम होता है। इस भिन्नता का सीधा प्रभाव कंपनी के मार्जिन और उसकी मूल्य निर्धारण रणनीतियों पर पड़ता है। अंत में संपत्ति मूल्यांकन पर भी इसका गहरा असर होता है। जैसे जैसे नियामक लागत बढ़ती है, कार्बन गहन संपत्ति का मूल्य कम होने लगता है, जो न केवल निवेश निर्णयों को प्रभावित करता है बल्कि ऋण प्रथाओं में भी बदलाव लाता है। यह सारे पहलू कंपनियों के वित्तीय स्वास्थ्य और दीर्घकालिक रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम पावर जनरेशन की बात करते हैं तो यहाँ कार्बन बाजारों का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। मुख्य रूप से कोयले से गैस की ओर संक्रमण उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश से लागत धीरे धीरे कम हो रही है, जिससे यह ज़्यादा किफ़ायती होती जा रही है। हालांकि ऊर्जा की कीमतों में बदलाव सीधे उपभोक्ता बिजली दरों को प्रभावित। निर्माण क्षेत्र के सामने खास चुनौतियां हैं, खासकर उन ऊर्जा गहन क्षेत्रों को जहां प्रतिस्पर्धा का दबाव ज़्यादा है। इस कारण से कार्बन रिसाव को रोकने के लिए मुक्त आवंटन और सीमा समायोजन जैसी नीतियां अपनाई जा रही हैं। इसके अलावा डिकार्बोनाइजेशन के लिए हाइड्रोजन आधारित स्टील उत्पादन जैसी नवाचार तकनीकें आवश्यक हैं, जो इस क्षेत्र में ब्रेकथ्रू साबित हो सकती हैं। परिवहन क्षेत्र, खासकर विमानन और शिपिंग, कार्बन मूल्य निर्धारण से तेजी से प्रभावित हो रहा है। इन क्षेत्रों के लिए स्थायी ईंधन और दक्षता बढ़ाने वाली तकनीकों को अपनाना जरूरी है, हालांकि ये विकल्प अभी महंगे हैं। कृषि क्षेत्र में भी उत्सर्जन को कम करने के लिए खास फोकस है, विशेष रूप से मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे ग्रीनहाउस गैसों के प्रबंधन पर बेहतर कृषि अभ्यासों के जरिए ऑफसेट उत्पन्न करना संभव है, भले ही मापन की कुछ चुनौतियां मौजूद हों। अंत में वित्तीय क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन के कारण जोखिम बढ़ रहे हैं, इसलिए नेट जीरो लक्ष्यों के साथ निवेश पोर्टफोलियो को संरेखित करने के प्रयास आगे बढ़ रहे हैं। कार्बन बाजार की गतिशीलता भी पूंजी आवंटन के रुझानों को काफी प्रभावित कर रही है, जो वित्तीय रणनीतियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। कार्बन बाजारों में कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां अब उभर कर सामने आई हैं। सबसे पहले संबंधित समायोजन की बात करें तो यह डबल काउंटिंग को रोकने में अनुच्छेद 6 के अंतर्गत एक अहम भूमिका निभाता है। हालांकि यह प्रक्रिया ऑफसेट परियोजनाओं के लिए जटिलता और लागत दोनों को बढ़ा देती है, जो बाजार की कार्यक्षमता पर असर डाल सकती है। दूसरी समस्या स्कोप 3 अकाउंटिंग से जुड़ी है। यहाँ डेटा की सीमाएं और डबल काउंटिंग का खतरा काफ़ी बड़ा है। सही तरीके से पूरी मूल्य श्रृंखला का उत्सर्जन मापना कठिन होता है और इसीलिए इससे जुड़ी विधियों को मानकीकृत करने का काम अभी भी जारी है। तीसरा प्रमुख मुद्दा कार्बन क्रेडिट की गुणवत्ता रेटिंग से जुड़ा है। कई एजेंसियां ऑफसेट की गुणवत्ता को परखने और उनके लिए उपयुक्त रेटिंग विकसित करने में लगी हैं। इसका उद्देश्य गुणवत्ता में भेदभाव करना और प्रीमियम मूल्य निर्धारण को उचित ठहराना है, लेकिन ये विधियां अभी भी विकास के चरण में हैं। अंत में दावे और लेबलिंग के क्षेत्र में भी बदलाव हो रहे हैं। नियामक निगरानी और सख्ती बढ़ रही है, जिससे ऑफसेट आधारित दावों पर नए नियम लग सकते हैं। इसके साथ ही उत्पादों के कार्बन पदचिह्न की लेबलिंग विकसित हो रही है, लेकिन मानकीकरण की कमी के कारण इसके उपयोग में सावधानी बरतनी जरूरी है। इस तरह ये 4 मुख्य समस्याएं कार्बन बाजारों की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को चुनौती दे रही हैं। इस व्यावहारिक कार्यान्वयन रोडमैप में हमने 5 मुख्य चरण निर्धारित किए हैं। सबसे पहले महीने 1 से 3 के दौरान हम नींव का निर्माण करेंगे।
यानी टीमों को एकत्रित करना और मजबूत करना। इसके बाद महीने 4 से 6 में मंच तैयार किया जाएगा, जिसका मतलब है सत्यापित आधार रेखा पूरी करना ताकि हमारा आधार मजबूत हो। महीने 7 से 9 में हम कार्य योजना पर। कार्बन बाजार वैश्विक स्तर पर उत्सर्जन कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बाजार 2 प्रकार के होते हैं: अनुपालन बाजार, जहां नियमों के तहत कंपनियां अपने उत्सर्जन को नियंत्रित करती हैं, और स्वैच्छिक बाजार, जहां कंपनियां अपने खुद के सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के आधार पर उत्सर्जन कम करती हैं। दोनों ही मैकेनिज्म उत्सर्जन को कम करने और एक सतत पर। धन्यवाद आपके समय देने और ध्यान देने के लिए। मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हों तो मैं उन्हें सुनने के लिए तैयार हूँ। फिर से धन्यवाद। इस स्लाइड में हमने उन मुख्य संदर्भों और अस्वीकरणों पर ध्यान केंद्रित किया है जो हमारे प्रदर्शित जानकारी के आधार हैं। सबसे पहले, कार्बन बाजार मांगों के लिए हमने प्रमुख स्रोतों को सूचीबद्ध किया है, जैसे इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग एसोसिएशन का वॉलंटरी कार्बन मार्केट्स 2023 रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2023, ग्रीनहाउस गैस प्रो। दूसरे भाग में जलवायु कार्रवाई नीतियों से जुड़े महत्वपूर्ण स्रोतों का उल्लेख है, जैसे साइंस बेस्ड टारगेट्स इनिशिएटिव का कॉर्पोरेट नेट जीरो स्टैंडर्ड, वेरा का वेरीफाइड कार्बन स्टैंडर्ड गाइड, टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स और क्लाइमेट एक्शन रिजर्व के प्रोग्राम मैनुअल। ये स्रोत जलवायु नीतियों और उनके कार्यान्वयन में गहराई से मार्गदर्शन करते हैं। अंत में हम कुछ महत्वपूर्ण शर्तों और अस्वीकरणों का उल्लेख करते हैं। यह सामग्री केवल प्रशिक्षण और आंतरिक उपयोग के लिए बनाई गई है। लेखक इस जानकारी के आधार पर लिए गए निर्णयों के लिए जिम्मेदारी नहीं लेते। यदि कोई जटिल कानूनी या नियामक मुद्दा हो तो उचित विशेषज्ञ से परामर्श करना आवश्यक है। साथ ही यह सामग्री जैसा है प्रदान की गई है, यानी इसकी पूर्णता या सटीकता